हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अध्याय 1 आपने देख लिया है पहले वीडियो में। तो आज अध्याय 2 हम लोग शुरू करेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो दोस्तों, हम आज देखेंगे कि आगे क्या है उस कहानी में। एनसीईआरटी के नए लेसन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ हम और चीज़ें जानकारी जानेंगे। पहले हम लोगों ने देख लिया है पुरातत्वविद क्या हैं, होते हैं, कहाँ से जानकारियाँ मिली पुराने समय की। अब देखते हैं हम लोग आकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार एक किरदार है दोस्तों आपके सामने, और उसी के बारे में यह कहानी लिखी गई है। उसके बाद से कहानी आपको ये लेसन आगे उसके बाद बताया जाएगा लेसन के द्वारा कि क्या होता है। तो तुषार की रेल यात्रा हम देखते हैं। तो तुषार दोस्तों अपने रिश्तेदारों की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है। तो यानी कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी अचानक उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा है, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे सारी जगह एक ही जगह रहते थे सारी जिंदगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि वे एक ही जगह रहते थे। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि वे एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, पैदल जाते थे, लेकिन जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो कारण क्या है दोस्तों उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये पलायन करना क्यों? तो कारण यही था दोस्तों, कभी खाद्य की कमी हुई, या किसी जगह पे कोई रोग आ गया, या फिर वहाँ के जो चारा है, जो रहते हैं, चारा ख़त्म हो गया, या फिर पशुओं के लिए अनुकूल माहौल नहीं हो पाया, तो इस वजह से उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था। तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो आकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के उनके देखिए कई कारण थे। तो अब दोस्तों हम कारण देखेंगे। ये कारण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, पहला कारण क्या है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। उसके बाद उन्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो उन्हें जाना ही पड़ेगा दूसरे जगह भोजन की तलाश में। दूसरा कारण आप देखो क्या है, यह है कि जो जानवर हैं अपने शिकार के लिए, या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्योंकि एक ही जगह पर सीमित मात्रा में कोई भी घास या प्लांटो है, तो जानवर उसका जब खाने जाएंगे तो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से जानवरों को शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, तो जानवर जाएंगे तो पीछे पीछे और भी लोग जाएंगे। फिर आगे देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे मान लीजिए किसी को आम पसंद आ गया और कहीं पे नहीं है, कहीं पे हो रहा है, तो वहाँ पहुँच गए वो लोग। किसी को कोई फल पसंद आ गया, वहाँ चले गए। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना असंभव है, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी
बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये रीजंस रहे होंगे उनके एक स्थान से दूसरे जगह पे जाने का कारण है। आगे देखते हैं दोस्तों, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, हम कैसे जाने कि ये आरंभिक मानव किस समय के हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कहानी में अब क्या होता है ट्विस्ट। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पौधों, पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों और औजार इनके बनाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शिकार करने के लिए उन्होंने औजार बनाए होंगे। कुछ औजार पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के, जो भी पूरी चीज़ उन्हें लग रही होगी उसके बनाए होंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, और कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो दोस्तों, बहुत से जानवरों के शिकार के लिए फेंकने वाले भी उन्हें औजार चाहिए होते थे, तो भाले बनाते थे लोग। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में भी किया जाता था। तो दोस्तों ये देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग, ये बाएं साइड वाला, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और ये दाएं क्या है, जानवरों की खाल से वस्त्र सिलने के लिए किया जाता था। देखिए दोस्तों, इसके आगे अब हम देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। तो मानचित्र 2 आप देखेंगे, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चित्रित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये देखिए बुर्ज होम, मेहरगढ़। आगे देखते हैं, ये सब कुछ चुनिंदा दिए गए हैं आपके सामने। इसके अलावा भी बहुत है। ये देखिए चिरांद, दाउजली हेडिंग, भीमबेटका, महागढ़ा, कोल्डी हवा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए उसका स्थान, इनाम गांव, हुस्की, कुरनूल गुफाएं देखिए दिया है, हल्लूर, पयमपल्ली, ये देखिए आदि चरनूलर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल पाते थे। ये देखिए भीमबेटका में स्थित गुफाएं पर कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में रहते थे, इसलिए इन्हें यहाँ पे बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के आसपास है, एमपी में। ठीक है, ये देखिए शैल चित्रकला क्या है। तो शैल चित्रकला, शैल मीन्स होता है पत्थर पर बनाई गई, ये चित्रकला का मतलब आकृति। ठीक है, तो जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। देखिए इस चित्र से आप क्या समझ रहे हैं, एक मनुष्य है, वो हिरण के पीछे भाग रहा है उस शिकार के जैसे। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव वर्णन किया गया है। तो बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, पुरा स्थल किसे कहते हैं, अब बताइए आप। पुरा मीन्स होता है प्राचीन, स्थल मीन्स होता है स्थल। तो देखिए पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों
के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। स्थलों की जानकारी अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा स्थल देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आग की खोज देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा आपने देखा, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? तो राख के मिले हैं कुरनुल गुफा में, ये लिख दीजिए। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब देखते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। ठीक है दोस्तों, आप नोट करते चलिए। यह 2 शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व जो है उनका बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। तो नव पाषाण का मतलब क्या होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। बदलती जलवायु देखते हैं दोस्तों। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी मुख्य भोजन का स्रोत रही है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। खेती और पशुपालन की शुरुआत अब हम देखते हैं कि कब से हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद ही पैदा करना सीख गया। तो दोस्तों ये प्रक्रिया रही होगी अनाज उत्पादन की। इस तरह लोगों ने अपने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो पशुपालन का ये प्रोसेस रहा होगा और खेती का ये। अब आगे देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने
और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था कि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए भी चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए जाते थे। जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए वे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग होते हैं। देखिए आगे देखते हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। तो प्राचीन फसलें कौन सी हुई? गेहूं और जौ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सबसे पालतू, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ते और बाद में भेड़ बकरी हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हुआ आपके लिए। अब देखिए, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें से कुछ दिन, महीने, साल तक लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटवाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज के दानों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो इसका जवाब और कारण आप अपने शब्दों में लिखिए, बताइए। तो आगे देखिए दोस्तों, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती रहती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होगा जो भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो दोस्तों ये भी एक तरीका रहा होगा उनका, जो आसान रहा होगा उनके लिए। तो आओ हम देखते हैं, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। तो मानचित्र आपने देखा दो, क्या उसमें नीले वर्ग दिखे? तो देखे दोस्तों हमने। तो इनमें से कुछ प्रत्येक बिंदु जो हैं उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान जो हैं कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों का नमूने का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। ऐसा लगता है कि ये गलती से या जानबूझकर जलाए हुए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब प्राप्त हुआ हमें। अब देखिए अस्थायी जीवन की ओर अब वे इस तरह से धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो क्या होता है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर
झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम आपने देखा, ये वर्तमान में कश्मीर में है। इसके नीचे गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। तो लिखते रहिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल के बाद भी आपके घरों में ओखली और मूसली देख सकते हैं आप। ठीक है, उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो दोस्तों देखिए, ये अवशेष मिले हैं औजारों के। ये देखिए, नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। तो धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग भी खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे दोस्तों। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो दोस्तों अब देखिए, नवीन जीवन की तरफ उनका पग बढ़ने लगा। अब देखिए, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ रहे होंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ होगा, हर जगह एक साथ नहीं हो सकता। कभी आगे पूछे, एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं दोस्तों मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु का। तो ये चित्र देखिए दोस्तों, मेहरगढ़ आपने देखा, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर, आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी मिले हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आए होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो दोस्तों देखें, आपने ऐसे घर देखे आपने, तो कब्रें में कुछ ऐसी कब्रें भी मिली हैं दोस्तों, जिसमें मृतकों के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। चित्र देखिए दोस्तों, आपके सामने है। अब दोस्तों देखते हैं, कल्पना करिए आप आज से 1200 साल पहले पत्थर की एक गुफा में आप रहते होंगे। पृष्ठ 13 पर आप तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तो ये मनोरंजन के लिए आपके है, उपयोगी शब्द देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। महत्वपूर्ण तिथियां हम देख लेते हैं। मध्यपाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले।
तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे और हम पूरा 6 to 8 12 तक आपका हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। बाकी अन्य विषय भी हम कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद भूगोल पढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही सरल तरीके से आपको एनसीईआरटी बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते याद करा देंगे। इम्पॉर्टेंट नोट आप हमारे साथ बनाते चलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।